गर्मी जो है जम्मू में काफ़ी बढ़ चुकी है। सो मैं आया हूँ तो फिर गर्मी तो बढ़नी है ना। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि हाँ मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहिए, मुझे देश के लिए खेलना है, ऐसा वैसा। चेक कर रहा था, थोड़ा स्टॉक कर रहा था ना, तो कहाँ यार आर्किटेक्चर और कहाँ बॉडी बिल्डिंग। हमेशा ऐसे बोला जाता है कि तुम मेडिकल जाओ, इंजीनियर बनो, ये बनो। एक टाइम आता है जब तुमको प्रूव करना पड़ता है। रात को नींद तो अच्छी आनी चाहिए, राइट? कंट्रोवर्सी के काफ़ी शिकार आप जो है होते हैं, राइट? ये सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो उस पर कैसे रिएक्शन देना है कि नहीं देना है, कि भाई तूने बोला ले एक और ले ले ये ले। तो एक दो वीडियो मिल गए और यूट्यूब वाले को कंटेंट मिल गया, वो यूट्यूब पे डाल दिया और दिन भर चल रहा है। चाचू अंदर आ जाओ, जब बाहर हो जाओ, चलो रोल। तो गाइस शो का नाम है कनेक्टिंग यू द अनस्क्रिप्टेड ब्रॉडकास्ट, और बॉम्बे से काफी ज्यादा दिग्गज जो है बॉडी बिल्डिंग के, वो आज मेरे स्टूडियो में आ चुके हैं। मनोज पाटिल और ऋतुजा, तालियां। थैंक यू। एक तो गर्मी सर, जैसे ही आप लैंड हुए हो, गर्मी जो है जम्मू में काफ़ी बढ़ चुकी है। कल देखा था मैंने, कल मैं जैसे देख रहा था कि कितना टेम्परेचर है जम्मू का, तो वैसे कपड़े मुझे पैक करने थे। तो कल देखा था कुछ अराउंड 18-19 दिखा रहा था। सो मैं आया हूँ तो फिर गर्मी तो बढ़नी है ना। नहीं, मैं यूजुअली क्या देखता हूँ, जब मेरे दोस्त आते हैं ना बॉम्बे से ट्रैवल करके, और हम यूजुअली पिक करने जाते हैं एयरपोर्ट, देखा जैकेट्स लेके आते हैं और हम लोग शॉर्ट शूट में, क्योंकि वो ठंडे है थोड़े। अच्छा ठंडे है थोड़े, ये सही था, ठंडे थोड़े क्या बात है। अच्छा सर, डायरेक्टली अब मैं क्वेश्चन तो रहता नहीं मेरा, मैं ऐसी बातें ही करूँगा। पहला मैं यही पूछूंगा कि यार बॉडी बिल्डिंग का जो चस्का कहूँगा मैंने देसी भाषा में, वो कब लगा और कब ऐसा लगा कि हाँ यार बॉडी बिल्डिंग में जो करियर है मेरे को बनाना है? मैं बोलूँ पहले? हाँ आप। बॉडी बिल्डिंग करना है या फिर बॉडी बिल्डर, अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है या फिर अच्छी बॉडी बनानी है और गेम में कुछ करना है? बिकॉज हम जब छोटे थे तो हमें इतना कुछ पता नहीं था कि क्या होता है। बट हाँ, खेल कूद में बचपन से ही अच्छे थे। ये स्कूलिंग में था तो 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक रनिंग में मेरे ऑलवेज गोल्ड मेडल आए। उसके बाद कबड्डी हो गया, फिर उसके बाद वो डिस्कस थ्रो होता है, गोला थ्रो होता है, उसमें सब में मैं 1st 2nd प्लेस पर रहता था स्टार्टिंग से, बचपन से ही। और उसके बाद स्कूलिंग के अंदर, पढ़ाई के अंदर में ज़ीरो था। तो फिर मेरे को चीज़ें पता चली कि थोड़ा सा यहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा है, चीज़ों को मैनेज करने की। स्टडीज़ में आपने कहा मैं ज़ीरो था। सर आपको देख के मैं तो कह रहा हूँ कि मैं फिर -1 पे जाऊँगा अगर मैं अपने आप को रेट करूँ तो। ज़ीरो की बात मतलब जैसे कि इंटरेस्ट कम था मुझे, जैसे मुझे और चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा था, दिखता था कि मुझे क्रिकेट खेलना है या फिर मुझे कोई भी, मुझे तो पहले जब मुझे पता चला गेम क्या होता है या फिर एक्टिविटीज़ क्या होती है, तब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि हाँ मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहिए, मुझे देश के लिए खेलना है, ऐसा वैसा। बट वो चीज़ नहीं ड्रीम पूरी हो पाई, बिकॉज बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। एक नॉर्मल फैमिली में लड़का जो पैदा होता है, वो कभी ड्रीम नहीं कर सकता, एम नहीं कर सकता कि मुझे एक अच्छा इंडिया लेवल पे खेलना है। जिसके पास पैड खरीदने के और बैट खरीदने के पैसे नहीं हो, क्या ही बॉडी अपना क्रिकेट खेलेगा। तो वो करते करते थोड़ा जब एज ऑफ 16 में हम लोग आए तो बहुत स्कीनी होते थे, दिन भर खेलते रहते थे, क्रिकेट खेलते थे, धूप में रहते थे, पतले थे। तो फिर ऐसे ही मोटिवेशन मिला है, चलो लेट्स गो वर्कआउट, थोड़ा सा लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ तो कर ले है ही नहीं, थोड़ा बॉडी तो बना ले, लड़कियाँ बैठ के तो बढ़ जाएगी। क्या बात है। तो उसके बाद जिम स्टार्ट किया, और उसके बाद जिम स्टार्ट करती, मुझे नहीं पता था जिम स्टार्ट करने के पहले कि मेरे जेनेटिक्स इतने सुपीरियर है। क्या बात है। जब वर्कआउट स्टार्ट किया, जब मेरे बॉडी ने 2, 3, 4 मंथ में अच्छा रिस्पॉन्स, जो मैं घर में दाल चावल खाता था वही खाता था, लेकिन सिर्फ वर्कआउट करता था। लेकिन आपके ट्रेनर ये नहीं कहा कि यार सवेरे उठ के 4 अंडे खाने और शाम को भी 4 खाने? क्योंकि हम जब जिम जाते हैं पहले अंडे तो मुझे 10 खाने को बोल दिए थे। जी। बट घर में पैसे तो होने चाहिए उसके लिए। आप घर में पैसे नहीं है आपके पास और आप अंडे की वो कर रहे हो तो नहीं चलेगा। तो प्रॉब्लम होती है, सबकी प्रॉब्लम होती है, सबको हैंडल करनी पड़ती है चीज़ें। बट जैसे जैसे जब मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे रास्ते भी बहुत सारे खोल दिए, जिसमें फाइनेंशियल वे भी हो, उसके बाद फिर अच्छे लोगों से मिलना हो। मेरे बॉडी की वजह से बहुत लोग अट्रैक्ट होने लग गए, क्योंकि कम एज में 18-19 में मेरी बहुत अच्छी बॉडी थी। मतलब उस टाइम पे भी कोई ऐसा बिलीव नहीं करेगा कि 19 ईयर्स का लड़का ये होगा, इतनी अच्छी बॉडी। सो उस चीज़ का मुझे बेनिफिट मिला, उस चीज़ का जेनेटिक्स का मुझे, मेरे फैमिली का जो जेनेटिक था उसका बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद फिर जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे कदम रखा फर्स्ट टाइम, तब से मैंने सोचा कि हाँ भाई कुछ करना है तो अभी इसमें ही करना है, लेट्स टेक दिस। क्या बात है। मैं ऋतुजा की तरफ आऊँगा। ऋतुजा, आपने कहीं ना कहीं, मैं अभी चेक कर रहा था, थोड़ा स्टॉक कर रहा था ना, तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है और आर्किटेक्ट बंदा बनता है ना, जितनी मैंने वो करी R&D करा,
तो कहाँ यार आर्किटेक्चर और कहाँ बॉडी बिल्डिंग? इसमें एक चीज बोलूं, बिल्कुल। एक आर्किटेक्ट होता है जो जिम बनाता है। नहीं, हाँ जिम बनाता है, तो वो करते करते उनके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि मैं खुद को ही नहीं आर्किटेक्ट कर लूँ, एक होता है, तो खुद की आर्किटेक्ट बॉडी, एक बॉडी जो है हम स्कल्प्ट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, हम लोग कार्डियो करते हैं, तो वो भी आर्किटेक्ट तो है। हम अपने बॉडी को डिज़ाइन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। हाँ गो। तो जैसे इन्होंने बोला, मैं भी बचपन से स्पोर्ट्स में थी, मैंने बैडमिंटन खेला है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, फेंसिंग, तो ये सब में आई यूज्ड टू गेट सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। सो मैं अच्छी थी, सो मेरे को स्पोर्ट्स बचपन से पसंद था, बट इसमें करियर होता है या करना चाहिए, ये हमें कभी ऐसे बताया नहीं था। मतलब हमेशा ऐसे बोला जाता है कि तुम मेडिकल जाओ, इंजीनियर बनो, ये बनो। क्या बात है, उसी पे मैं आऊँगा, क्योंकि पेरेंट्स को मनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि आप उठोगे, मैं बोलूँगा यार, आप बोलोगे कि हाँ यार मैंने जो अपना करियर है वो एज ए बॉडी बिल्डर परसू करना है, राइट। तो कितना रोल आपको रखता है पेरेंट्स का इसमें रहता है यार? तो वही था कि जब मैंने आर्किटेक्चर कर रही थी तब मुझे पतला होना था, दैट वाज द ओनली रीज़न आई जॉइन जिम। तो वो चीज़ में करते करते मुझे कब ये पागलपन लग गया वो मुझे नहीं पता चला। एंड देन जैसे मैंने फर्स्ट शो खेला तो ऑब्वियसली घर पे बोल नहीं सकती मैं, ये बिकिनी पहन के मैं स्टेज पे खड़ी रहूँगी, ये मैं बोल नहीं सकती। तो ये जर्नी था 1, 2, 3 साल का। फिर लोगों को पता चलने लगा कि, तो फिर बोलना पड़ा कि अभी पैसे भी तो चाहिए, वो टाइम पे तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम पैसे उतना नहीं कमा सकते, तो वो बोलना पड़ा। फिर अगेंस्ट थे, फिर बहुत सारा झगड़ा होता था, अनबन होती थी, आर्ग्यूमेंट्स, रोना धोना फिर ब्लैकमेल्स एंड ऑल कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम मुझे दे मैं बॉडी बिल्डिंग मैं करूँगी बॉडी बिल्डिंग। तो ऐसे देख के फिर उनको समझा कि वो है, इसमें है। फिर एक टाइम आता है जब तुमको प्रूव करना पड़ता है कि भाई तुम इसमें हो, अच्छे हो या नहीं हो, तो वो भी करना पड़ता है। तो वो करोगे तो तुम्हारे फैमिली, क्योंकि डबल माइंडेड है, आपने आपके अपने अकॉर्डिंगली चूज करा, और कल को अगर आप कर नहीं पाए तो पेरेंट्स फिर पोक करेंगे कि भाई तुमसे नहीं हुआ। तो हमें अभी इस कंट्री में खुद को प्रूव करना पड़ता है कि मैं इस चीज़ का काबिल हूँ, तो तुमको और सपोर्ट मिल जाता, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। क्या बात है। अच्छा, भाई की तरफ आऊँगा। सर, इतने बड़े बड़े टाइटल्स में तो याद करते भी मैं भूल गया, तो मैं कहूँगा सीधे टाइटल्स ही बोलूँगा, है ना? तो कैसा लगता है और क्या फीलिंग आती है कि यार जब सुबह उठो अपने आप को देखो कि हाँ यार मनोज पाटिल इतने बड़े टाइटल्स ग्रैब कर चुका है, क्या फीलिंग रहती है सर? फीलिंग तो बहुत ग्रेट होती है जब भी हम जो अचीवमेंट्स लाइफ में परस्यू करते हैं या फिर लाइफ में हम उसको एक मुकाम तक ले जाते हैं, बट वहीं पे अपनी दुनिया नहीं ख़त्म होती। जैसे मैं अभी आपने बोला कि मॉर्निंग में उठते तो कैसा लगता है, तो जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मेरे आगे वाले गोल्स क्या है, मेरे आगे वाले चीज़ें क्या है, मुझे क्या चीज़ में जीतना है, या फिर मुझे और क्या बेटर मैं कर सकता हूँ अपने फिजिक के साथ या फिर अपने कंट्री के लिए, उस पर बहुत फोकस होता है। बिकॉज आपके पास जो अचीवमेंट्स आ चुके हैं और आपके साथ में वो पीछे रह चुके हैं। अभी वो क्या हो गया है, जैसे मैं मिस्टर इंडिया हूँ तो एक्स मिस्टर इंडिया मनोज पाटिल हो गया, ठीक है। इसके बाद IFBB प्रो है तो IFBB प्रो 2019 मनोज पाटिल। तो सारी चीज़ें कैसी होती है, जो चीज़ें एक बार आपने अचीव कर ली उसको आपको वहाँ पे स्लैश मारना होता है कि भाई वहाँ तक का हो गया, अभी आपको नया कुछ करना है। तो वही मेरे माइंड में ऑलवेज ये रहता है कि और कुछ बेटर करना है, और जितना मैं अच्छा कर सकूँ सोसाइटी के लिए, यंगस्टर्स के लिए या फिर मेरे गेम के लिए, तो डेफिनेटली मैं करते रहता हूँ। और मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि जब लोग मुझे प्यार करते हैं या फिर लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार मनोज भाई ये चीज़ कर सकते हैं और मनोज भाई वो स्टेज पे जा सकते हैं, जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आती है। लेकिन सर इंस्टाग्राम की तरफ आऊँगा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना और सब लोग जो है वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, राइट? सुबह सुबह उठ के जब रील्स देखते हैं, मनोज पाटिल की रील्स देखते हैं, काफ़ी फैंसी लगती है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो सिर्फ मनोज पाटिल ही जानता है। हाँ, स्ट्रगल मतलब इंस्टाग्राम पे दो प्रकार के आप रील देखते हो। एक होता है नॉर्मल कंटेंट जो एक लाफ्टर वाला होता है, जो हंसाने के लिए करता है, और एक हमारा होता है जो प्योर हार्डवर्क। हम लोग कोई भी वीडियो ले ले, उसके पीछे कोई भी गाना लगा ले या कुछ भी बातें कर ले, दिखना तो हमारा हार्डवर्क ही है। तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ रील्स होते हैं उसमें। बट हमारा जो वीडियो होता है या हमारा जो रील है उस पर बहुत हार्डवर्क है, हार्डवर्क भी है, उसके बाद उसको लेना भी है, उसको कट भी करना है, उसको एडिट भी करना है, उसको डालना भी है। तो मुझे लगता है कि एक एथलीट्स की लाइफ, नॉट ओनली मी बट एक एथलीट्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। मतलब उसको हार्डवर्क भी करना है, उसको सब कुछ करना है, उसके बाद उसको खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को शोकेस करने के लिए आपके खुद की वीडियो खुद एडिट भी करना है और डालना भी है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को सबने प्यार देना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि
एवरीबॉडी इज़ डूइंग हार्ड वर्क, तो उसका एक बोलते हैं ना, एक उसका फल मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ऋतु, जो आपकी तरफ आऊँगा, काफ़ी फीमेल्स जो है, अब तो हमारे शहर में भी काफ़ी फीमेल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ, है ना। कितना आपको लगता है कि कंट्री हमारे, अगर देश की बात करें, कितना फ्यूचर जो है फीमेल बहुत। बॉडी बिल्डिंग में है? बहुत, बिकॉज जब मैंने चालू किया था 2016 में, तब हमारे लाइन में 10 लड़कियां होती थी, आज 20, 30, 50 के ऊपर होती है। तो ये एवरी ईयर बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी जनरेशन भी चेंज हो रही है और पेरेंट्स की थिंकिंग भी चेंज हो रही है धीरे धीरे। उसको टाइम लगेगा पूरा होने के लिए, बट वो हो रही है। तो इसमें बहुत अच्छा करियर है बॉडी बिल्डिंग में। और कितना ज़रूरी है अपने पैशन को, जो अपने दिल की आवाज़ है, उसको फॉलो करना। रात को नींद तो अच्छी आनी चाहिए, राइट? अगर तुम्हें जो पसंद नहीं है वो कर रहे हो तो तुम सो नहीं सकते अच्छे से, तुम खुशी से सो नहीं सकते। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है उसमें तुम्हें कम पैसे मिल सकते हैं, बट तुम्हें नींद अच्छी आती है और तुम खुश रहते हो, तो तुम वो चीज़ को अगर कंसिस्टेंटली, डेडिकेशनली फॉलो करोगे तो तुम्हें उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। लगता है कहीं ना कहीं हमें दिल की ही सुननी चाहिए ना। सर, आप कितनी सुनते हैं दिल की? सब जो भी होता है दिल से ही होता है। जो भी चीज़ करनी है, वर्कआउट पे जाना है तो दिल से ही होता है, कुछ खाना है तो दिल से होता है। हाँ, ये वो बात अलग है, हम जानबूझ के ज़बरदस्ती ठूसते हैं बॉडी में क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, बट एक ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड एक दिल से आवाज़ आती रहती है ऑलवेज, कि मुझे ये करना है। अगर मुझे ये शो खेलना है तो उसका पूरा प्लानिंग होता है, उसका होमवर्क होता है कि कैसे होना है, क्या होना है, कितने वीक्स पहले क्या करना है, कितने वीक पहले क्या करना है, कितने वीक पहले वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके वेदर का बहुत बड़ा रोल होता है तो हम एक दूसरे कंट्री से हम दूसरे कंट्री तब जाते हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उसका वेदर भी अडॉप्ट होता है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट, लेस कार्बोहाइड्रेट पे होते हैं, लेस फैट्स पे होते हैं, तो सब कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि दिल से चीज़ आती है ना, तभी आप चीज़ कर सकते हो। आपके अगर दिल में आपने डाल दिया ना कि थोप दिया जाए कि मनोज पाटिल को ये करना, वो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है वो। तो कोई भी चीज़ नहीं होगी। अगर आप अभी इनको बोल दूंगा भाई जरा रख के बाहर, अगर उसने रखना तो नहीं रखेगा मैं बोलूँगा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं रख दूंगा। एग्जैक्टली। तो वो उसको दिल से अच्छा लगेगा, वो मेरे लिए रिस्पेक्ट रखता है इसलिए रखेगा, नहीं रखता तो नहीं रखेगा, सिंपल सी बात। क्या बात है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को आप ट्रेन कर चुके हैं, तो किसके साथ काम करने में सबसे सही लगा? सारे लोग अच्छे थे यार, मतलब हिमांश कोहली से लेके, फिर उसके बाद भूषण कुमार जो टी सीरीज़ के ओनर हैं, उसके अजय कपूर जो टी सीरीज़ के को ओनर हैं, उसके बाद नेहा कक्कर हो गई, फिर उसके बाद हिमांश कोहली हो गए, और बहुत सारे सीरियल्स के जो एक्टर्स हैं, हमारे मुंबई में सीरियल एक्टर्स बहुत रहते हैं, तो उनको ट्रेन करने का मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। और अच्छा लगता है कि कि जो हमारे साथ वाले लड़के लोग जो है, जो जिस टाइम पे मैं था, जिस मैं प्लेटफॉर्म पे था, जिस स्ट्रगलिंग पीरियड में मैं था, वो भी वहीं पे थे, और आज सब लोग ग्रो हुए। तो एक साथ ही लगता है कि यार साथ Exactly, मैं भी ग्रो हुआ, तो वो भी लोग, उनके मूवीज़ आ रही है, उनको भी बहुत सारे सीरियल्स मिल रहे हैं, तो गेट टू सी कि हम जिसको ट्रेन करते थे उनकी बॉडी भी अच्छी हो रही है, उनकी फिजिक भी अच्छी हो रही है, और एक मेरे वजह से या फिर मेरे रहने की वजह से उनके लाइफ में एक बदलाव मिला है कि भाई एक मोटिवेशन मिला है कि हाँ, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। ऋतुजा कहाँ देखती है अपने आप को आने वाले 4-5 साल जो है? ओलंपिया स्टेज। आज हमारे प्लेटफॉर्म से अनाउंस हो गया है ये। वो तो मैं हर टाइम बोलती हूँ, तो उधर तो जाना ही है, टॉपिक एंड है वो तो मेन गोल है। बिकॉज किसी ना किसी को एक स्टेप लेना पड़ता है ताकि तुम वो पेव कर सको रास्ते। और मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे लड़कियाँ मुझे जब मैसेज करती है कि सबके घर में मोस्टली ये प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, ठीक है, तो वो चीज़ को एक रास्ता दिखाना ताकि तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सको कि इसमें करियर है और कोई कर चुका है और मुझे भी ये करना है, तो मुझे वो करना है बहुत सारे लोगों के लिए। क्या बात है। अच्छा सर, कंट्रोवर्सीज के काफ़ी शिकार आप जो है होते हैं, राइट? तो टफेस्ट फेस जो है वो आ जाते हैं कंट्रोवर्सीज में। कंट्रोवर्सीज बहुत चीज़ें जो है वो सिखा के चले जाती हैं एक आर्टिस्ट को, तो उनको डील करना और उनसे बाहर निकलना कितना मुश्किल है? मुझे लगता है कंट्रोवर्सीज ये ऐसा वर्ड है जो वर्ड हर एक फेमस पर्सनालिटी के लाइफ में होता है, फिर वो क्रिकेटर हो या फिर कोई एनी काइंड ऑफ, आप कोई भी उठा के देख लो, जो अच्छा कर रहा है उस इंडस्ट्री के लिए या खुद के गेम के लिए या फिर कोई एक्टिंग फील्ड के लिए, तो वहाँ पे आपको कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ेगा। जब मैंने सामना किया था उस टाइम पे मैं बहुत न्यू था
और मेरे लिए चीज़ें बहुत न्यू थी कि मेरे को कैसे टैकल करना है, या सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो उस पर कैसे रिएक्शन देना है कि नहीं देना है, वो चीज़ आती है आपको मैच्योरिटी के हिसाब से, राइट। तो पहले ऐसा था कि मेरे कोई मुझे कुछ बोल देता था तो मैं रिएक्शन में वीडियो बना के देता था कि भाई तूने बोला ले एक और ले ले, तो एक दो वीडियो मिल गए और यूट्यूब वाले को कंटेंट मिल गया, वो यूट्यूब पे डाल दिया और दिन भर चल रहा है। तो ये चीज़ मैंने 2 साल से नोटिस की है कि जब भी आपके ऊपर कोई अगर कुछ फेंक रहा है तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ का वेट करो कि कितना आप तक दूरी तक आ रहा है या आपको कितना हर्ट कर रहा है, और तुरंत आप एक्शन करने लेके जाओगे तो फिर वो तो आप ऑलरेडी हर्ट हो और आप खुद को हर्ट कर लोगे। या तो फिर आप उसको इग्नोर मार दो या फिर आपने आपको टाइम दो। ये चीज़ मैंने सीखी है। और टफेस्ट जो चीज़ है, एक पीरियड था मेरी लाइफ का जो है 2020 का, 2020 से लेके 2022 का जो पीरियड था बहुत टफेस्ट था मेरे लिए। वो चीज़ में मैं ना ही मैं प्रेप पे ध्यान दिया अच्छे से, ना ही मैं फैमिली पे टाइम दे पाया, ना ही कोई भी चीज़ में। बिकॉज क्या होता है जब आपका एक एथलीट होता है उसका माइंड ऑलवेज बोलते रिलैक्स होना चाहिए, उसको लाइफ में कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। बट वो 2 साल में मेरी लाइफ में सिर्फ दिक्कतें ही थी। तो उस चीज़ से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरे साथ में भगवान ने गलत किया या फिर मेरे साथ में नहीं होना चाहिए, ये होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि मैं वो होने की वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज मुझे अगर कोई कुछ भी बोले ना तो मेरा रिएक्शन में उसके लिए कुछ निकलेगा नहीं। तो आप सोच के बोलोगे? बोलूँगा, अब रिएक्शन तो फर्स्ट निकलेगी नहीं। क्यों रिएक्शन नहीं निकलेगी? बिकॉज मैं उतना मैच्योर हो चुका हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं एक अगर 4 शब्द वो बोलेगा ना तो मैं 8 बोल के मैं हीरो तो नहीं बनने वाला, राइट। या उस किसी को नीचा दिखा के मैं तो बड़ा नहीं होने वाला। तो मैं करूँगा, मैं अपने काम से करूँगा, जो मेरे लिए भगवान ने जो चीज़ बनाई है उस पर फोकस करूँगा। डेफिनेटली उस चीज़ से वो सामने वाले बंदे को आंसर मिल जाएगा। तो ये मेरा माइंडसेट रहता है फिलहाल। सही। अच्छा ऋतुजा, एक आजकल ना एक टर्म चल रही काफ़ी हाइप्ड अप है, हैप्पीली डिप्रेस्ड। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बाहर की खुशी है वो हमारी मेंटल हेल्थ से कनेक्ट करती है। हम बाहर से तो बहुत फिट लगते हैं, खुश लगते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? तो मेंटली फिट होना कितना ज़रूरी है? मेंटली फिट होना, फिटनेस का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी चाहिए। जैसे फिटनेस सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ नहीं होती है, वो तुम्हें मेंटली इमोशनली भी स्ट्रांग बनाती है। तो वो अलॉन्ग विथ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी एक गोल होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉडी बिल्डिंग में अगर तुम इमोशनली फिट नहीं हो तो तुम डिप्रेशन में जा सकते हो पोस्ट शो। जैसे मेरा लास्ट ईयर हुआ था, मेरी कुछ चीज़ें थी अनरिजॉल्व जो मैंने सॉल्व नहीं की थी मेरे अंदर, और मैंने बैक टू बैक प्रेप किए थे यूएस में जाके। तो मुझे उसका सब जो पोस्ट कंपटीशन जो होता है, रिबाउंड्स होते हैं लड़कियों को, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, फिर तुम सिर्फ खाते रहते हो, तुम्हें कंट्रोल नहीं होता, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम क्या कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं जिन्होंने ये शो ये करियर छोड़ा है बिकॉज नहीं जम रहा था उनको। ये बहुत सीरियस चीज़ है। तो मेंटली फिट होना, इमोशनली स्ट्रांग होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बिफोर थिंकिंग ऑफ गोइंग इनटू बॉडी बिल्डिंग। आजकल लोग बॉडी बिल्डिंग, मैंने अभी रिसेंटली बोला था कि वो इट्स अ मोड ऑफ एस्केपिज्म। लाइक एस्केपिज्म तो कहीं ना कहीं है, बट वो इमोशनली नहीं होना चाहिए। बिकॉज मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे बॉडी बनाना है, चलो मैं बॉडी बिल्डिंग। हमारे दोस्त ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी एस्केपिज्म के शिकार है। नहीं यार, प्रोज होते हैं, ये नॉर्मल लोग तो होते ही है, बट compete करना अलग होता है, बॉडी बनाना अलग होता है। तुम्हारी बॉडी बन जाती है, बट कंपीटिंग में बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हें लेनी पड़ती है। तो अगर तुम इमोशनली वो लेवल पे नहीं हो तो तुमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसको क्या बोलते हो, वो सोच गलत है। बिल्कुल। और एक बार सोच लो, अगर करना है तो सोच के करो, ऐसे नहीं कि हाँ सुबह उठे कि आज हाँ मैंने बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर जो है। प्लान्स होते हैं, प्लान्स। प्रेप में तुम पूरे से फोकस्ड रहते हो ना, तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, तो तुम्हें वो मौका नहीं मिलता कि तुम बैठो और खुद के इश्यूज के साथ डील करो। तो वो पहले करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए। क्या बात है। तो बातें काफ़ी हो गई हैं, और सर मैं पहले आपसे यही पूछूंगा, अब जम्मू के जो हमारे भाई हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं सब, है ना, कितना फ्यूचर आपको यहाँ पे दिख रहा है? क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली यहाँ पे विजिट करते हो। जम्मू एक ऐसा स्टेट है जो मेरे बहुत दिल के करीब है। लाइक बहुत सारे ऐसे कम स्टेट्स हैं जिन्हें बहुत करीब हूँ, जैसे राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया, जम्मू हो गया, उसके बाद दिल्ली, मुंबई तो मेरा खुद का ही है, महाराष्ट्र, उसके बाद वेस्ट बंगाल। ये सब सिटीज़ में मैं पहुंच नहीं पाता, बहुत कम पहुंच पाता हूँ। अगर पहुंच भी पाता हूँ 2 साल के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे बहुत प्यार है।
लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं, लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं, या फिर जैसी अगर बॉडी बनानी हो तो मनोज भाई जैसी बनाओ, तो मत बनाओ, यू नो। तो वो चीज़ सब सुन के अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जम्मू एक ऐसा स्टेट है, वहाँ से बहुत सारे एथलीट जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग है। जैसे मुझे नहीं पता था 16 साल के पहले कि मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ। जब मैं वर्कआउट स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड। तो मुझे लगता है कि हर एक बंदे को जो जम्मू का है और उसको बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर कुछ फ्यूचर करना है स्पोर्ट्स में या फिर बॉडी बिल्डिंग में, उसको अपने आप को समझना ज़रूरी है, अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। ना कि घाई घाई के अंदर उसकी बॉडी देख के मेरी ऐसे क्यों नहीं हो रही। इसके वजह से बहुत सारे ऐसे अनऑथोराइज्ड चीज़ें जो हमारी बॉडी को अर्ली एज में उसका कोई यूज़ नहीं है, जो हार्मफुल चीज़ें हैं। एक सर्टन एज होती है हर चीज़ की, हर सर्टन डॉक्टर्स होते हैं उसके लिए, गाइडर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपका ब्लड वर्क करके सब कुछ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ से दूर रहना चाहिए। ये ओनली नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू, कि जम्मू के अंदर जहाँ पे भी देश के कोई भी कोने में अगर किसी को भी बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उनको पेशेंस रखनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 साल 5 साल आपको घसना पड़ेगा, आपके बॉडी को घसना पड़ेगा, तब आपको बॉडी का पता चलेगा कि हाँ आप ये क्या बॉडी निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि मैं एक मैसेज यही है कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिटनेस में अच्छा करियर बनाना है, सब कुछ अच्छा है, स्कोप भी बहुत अच्छा है। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री 200% से ज़्यादा बड़ी है लाइक लास्ट 5 ईयर्स में। जैसे मैं 2016 में मिस्टर इंडिया जीता था, तो उसके पहले तो कुछ नहीं था, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है बॉडी बिल्डिंग। और उसके बाद आज 2023 में हम लोग हैं सब लोग, और देखो कितना ग्रो हो चुका है। आप हमारे इंटरव्यूज़ ले रहे हो, बहुत सारी चैम्पियनशिप्स हो रहे हैं, इतना बड़ा चैम्पियनशिप अनिल क्लासिक यहाँ पे हो रहा है जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है अपने पास, बस उसको टैकल करना है अच्छे से, और कोई भी ऐसा फास्ट वे नहीं लेना है जिससे हमारी बॉडी को या हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए। बिल्कुल। तो सर काफ़ी अच्छा लगा, आपने जो इनवाइट है हमारा एक्सेप्ट करा और हमारे स्टूडियोज़ में आए, हमारे से बातचीत करी। कोई भाई लोग हमारे कोई क्वेश्चन जो है आपकी तरफ से कुछ? इतने सारे लोग आए, कुछ तो पूछो यार। कितने 200-500 लोग होंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ तो पूछो यार। मेरे को तो दिख भी 300 ही रहे सर। कुछ पूछोगे या फिर करूँ मैं वाइंड अप? अच्छा सर, ये मेरे से पूछ रहा था कि मनोज भाई चीट मील में जो है क्या खाते होंगे यूजुअली, है ना? क्योंकि हम तो सोचते नहीं कुछ भी। एक्चुअली चीट मील में कैसे, जो मेरे मील्स भी होते हैं ना वो एकदम मस्त अच्छे टेस्टी मील से होते हैं। तो अगर चीट मील में अगर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है तो कभी कभार दाल चावल खाने का मन कर जाता है मम्मी के हाथ का। कभी कभी कोल्हापुरी मटन होता है हमारे यहाँ पे, क्या बात है सर। वो मैं खाना बहुत पसंद करता हूँ मेरी मम्मी के हाथ का। उसके बाद फिर अगर इटालियन वे में जाओगे या फिर फैंसी में जाओगे तो उसके बाद पिज़्ज़ा है और बर्गर है। ये एक बेसिक चीज़ है, जब बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ खाता नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में खा लेता हूँ कि भाई बैलेंस हो जाए। हाँ, मतलब थोड़ा ये खा लिया, थोड़ा वो खा लिया, थोड़ा मैं एक साथ में पूरी चीज़ें नहीं खाता। तो मेरी बॉडी की एक अच्छी हैबिट है कि मैं खाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। तो उसके साथ ही आप लेकिन आप तो माइंड बना लेते हो कि यार ये सब बर्न कैसे करते हैं, शाम तक आप बर्न। हाँ, शाम तक उसको बर्न। क्या हम सर जाते हैं, खा लेते हैं, फिर जाके सो गए? नहीं, वो खाना भी है ना, तो वो खाना भी हम लोग जब मैं खाता हूँ, जैसे मुझे कुछ अभी जैसे मैं बिस्किट खाया बाहर, ठीक है, अब मेरे बिस्किट्स के मैं कैलोरीज काउंट कर ली, 4 बिस्किट खाए 400 कैलोरीज या 300 कैलोरीज, तो जाके शाम को करनी है, ठीक है। उसके बाद सुबह आया नहीं था तो उसके बाद वो कैलोरीज की नीड थी मेरे को, तो मेरे को एनर्जी के थ्रू वो मिल गई। अब जाके शाम को वर्कआउट करके निकाल देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन हमारा अलग है सर, हम क्या करते हैं 400 कैलोरीज खाई, फिर हम सोचेंगे कि 800 कैलोरीज खाने के लिए हमें कहाँ जाना है। तो हमारा उल्टा रहा है। नॉर्थ का एक डिफरेंट माइंडसेट है यहाँ पे। और ऋतुजा आप क्या खाती है चीट मील में? यार लड़कियों का ना बहुत अलग होता है, हमको इतना कंट्रोल करना पड़ता है, हम जरा भी खाए तो हमारा वेट बूम। तो फिर जब खाना आप देखो सामने कुछ पड़ा तो कैसे कंट्रोल कैसे करते? अभी वो आदत सी हो गई है अभी, तो हम भी ऐसे इत्तू सा खा लेते हैं। जब खाना है तो दबा के खाएंगे, नहीं तो इत्तू सा थोड़ा टेस्ट के लिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट टू माय होल क्रू। थैंक यू फॉर ऑल द लवली पीपल जो यहाँ पे आज मौजूद थे। क्राउड, थैंक यू सो मच। क्राउड ने बहुत 40 तो सर पापराजीज आए हुए हैं। तो जाते जाते अब मैं यही कहूँगा कि फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, बम्बल पे, टिंडर पे सर हो आप? नहीं, वो नहीं है। डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे मैं देखा व्लॉग्स बनाना, यूट्यूब पे भी चालू करने वाला हूँ, बंद है बहुत टाइम से, बट आई विल बी बैक सून, क्योंकि अभी जैसे प्रेप कर रहा हूँ मैं, तो बॉडी अच्छी हो रही है। तो जैसे से अभी लोगों को गाइड करूँगा कि क्या होता है, कैसे 8 वीक आउट, 7 वीक आउट, 6 वीक आउट, सारी सीरीज आने वाली है, तो स्टे ट्यून। क्या बात है। बाय। और ऋतुजा की फॉलो करो, आप हो टिंडर?
नहीं इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हम हाँ, भी फॉलो करो, Instagram देखते रहे, हमें प्यार देते रहो। और हमारी यही कोशिश है कि यार अगले जो सेशंस रहेंगे हमारे गेस्ट जो है हम लेके आएंगे और जितने भी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ है आपसे मिलाएंगे। तब तक के लिए आप हमें देखते रहो, मेरे को फॉलो कीजिए फ्यूल्ड बाय जॉडी इंस्टाग्राम पे। बाय, टेक केयर। थैंक यू, जय हिंद। कट कट